हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी चैनल और आज हम करेंगे इसमें एसएससी CHSL ओके प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सेट 3 हम इसमें करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और इसमें हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जो है वो करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एन एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इज़। ये जो फेडरल सिस्टम होता है इसका एसेंशियल फीचर क्या है एक ओके फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम ये होता है कि किसी सिस्टम को टूटना ओके मतलब उसको सेपरेट करके रखना, सेपरेट करके रखना। अब जो हमारा सिस्टम है वो सेपरेट है। सेपरेट कैसे है? कुछ पावर्स जो है वो सेंटर के पास हैं एंड कुछ पावर्स क्या है किसके पास है, वो स्टेट के पास हैं। इस तरीके से सेंटर में भी हर एक के पास अलग अलग पावर है। प्रधानमंत्री अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम क्या है? राइट आंसर इसका क्या रहेगा? डिवीज़न ऑफ पावर इज द राइट आंसर। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब ये है जो पावर है ना वो बंटी हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी के एक हाथ में ही वो पावर चली गई है, नहीं जी। जो पावर है ना वो सबकी अलग है। जुडिशरी की अपनी पावर है ओके, जो मंत्री हैं मिनिस्टर्स हैं उनकी अपनी पावर है, सबकी जो है वो अपनी अपनी पावर है। ठीक है, इसमें कोई भी अपनी मनमानी नहीं करेगा। ये एक फेडरल सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में फॉलो होता है ओके। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ आर्टिकल बता देता हूँ। एक आर्टिकल 50 होता है। आर्टिकल 50 ये क्या होता है आपको पढ़ना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि क्या होता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 होता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। मतलब जो स्टेट है ना वो क्या स्टेप लेता है? स्टेट स्टेप ये लेता है कि वो जुडिशरी को किससे अलग कर सके? जुडिशरी को सेपरेट कर सके। कहाँ से सेपरेट कर सके? फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऐसा ना हो कि जो हमारे जज हैं वो किसी के दबाव में आकर अपना फैसला किसी के पक्ष में करे। तो आर्टिकल 50 करता है कि स्टेट इन दोनों को अलग अलग रखे ओके। ये बात जो है वो बात बताता है आर्टिकल 50। ये एक DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में भी जो है वो अगर चाहते हो पढ़ना DPSP क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, तो हमारे जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे जो अपना पॉलिटी का सेशन है ओके उसमें जा कर के आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हो। एक आर्टिकल 50 पढ़ा है आपने, एक आर्टिकल आप पढ़ो 361। आर्टिकल क्या है? 361 आर्टिकल में आपको पता चलेगी पावर्स किस किस की पावर पता चलेगी आपको। प्रेसिडेंट और दूसरी पावर है जी आपकी गवर्नर की। गवर्नर की इन दोनों के पास एक ऐसी पावर है कि इनको कोई ये किसी भी कोर्ट में जो है आंसरेबल नहीं होते हैं कि अपने पावर को एक ऐसे यूज़ कर रहे हैं। कोई जो है कोर्ट इनसे जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकती। आर्टिकल 361 ओके। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून दैन द ईस्ट कोस्ट। अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार इसको मैं रब कर दूँ। जो अपना जो है ये यहाँ से ये इंडिया है, ठीक है जी। तो जो इंडिया है अपना ये क्या है जी? ये है अपना वेस्ट कोस्ट पश्चिमी जो, और ये क्या है अपना ईस्ट कोस्ट। ये बोला गया है कि जो वेस्ट कोस्ट है ना इसमें जो है वो ज़्यादा रेनफॉल होता है, इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होगा भाई? ऐसा तभी होगा जब समुद्र की तरफ से हवाएं चलेंगी, उनको कोई रोकने वाला होगा। अगर वे रुकेंगी तो उससे टकरा करके वहाँ पे क्या करेंगी? बारिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई ना कोई पीक है, माउंटेन्स ऐसी हैं जिसको ब्लॉक करती हैं इसके रास्ते को हवा के, और फिर वो क्या कर देता है वहीं पे वो बारिश कर देता है। तब यहाँ पे आप इसके ऑप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज अनलाइक द ईस्ट कोस्ट दिस कोस्ट इज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है कोस्ट। वेस्टर्न जो घाट हैं ऑब्स्ट्रक्ट द वाइंड्स कोजिंग रेनफॉल, ये बताया है। राइट आंसर इज सेकंड
मतलब जो वेस्टर्न घाट है ना वो वाइंड को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, मतलब वो इसको रोकते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल वहाँ पे होता है। अब मैं वेस्टर्न घाट के बारे में आपको थोड़ा सा चलो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन इन नाम के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ना एक इस पे मैं एक फ्रॉग, एक डांसिंग फ्रॉग, वो वेस्टर्न घाट पे ही मिलता है, ये याद रखना। मेंढक है डांसिंग फ्रॉग जिसको बोलते हैं, ओके। टोरेंट फ्रॉग भी जिसको हम बोलते हैं, टोरेंट फ्रॉग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस घाट पे मिलता है तो ये वेस्टर्न घाट पे ये आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं सबसे पहले तो, ओके। अब ये हमारा जो है वो इंडिया है, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ऊपर देखोगे यहाँ पे आता है जी आपका गुजरात। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन सा आ जाता है जी, फिर आ जाता है महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या आ जाता है जी, यहाँ पे आ जाता है गोवा। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कर्नाटका। फिर यहाँ पे ये लंबा सा क्या आ जाता है, ये आ जाता है जी केरला। और फिर यहाँ पे ये हिस्सा ये हिस्सा किसका आ जाता है, ये हिस्सा आ जाता है जी तमिलनाडु का। 1 2 3 4 5 6 स्टेट से मिलकर के जो है वेस्टर्न घाट जो है ये बने हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसको ना किसी नाम से याद रखा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, सह्याद्री। कहाँ पे बोला जाता है सह्याद्री, महाराष्ट्र में। नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल इसको बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है जी, कर्नाटका में। कर्नाटका में क्या बोला जाता है, नीलगिरी हिल। और तमिलनाडु में भी यही बोला जाता है, नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल कहाँ मिलेंगे आपको, वेस्टर्न घाट में, इस वजह से इनको नीलगिरी हिल भी बोला जाता है। अनाई मलाई हिल कहाँ पे, केरला में। अनाई मलाई हिल भी बोला जाता है कहाँ पे, केरला में। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक। आपका आंसर क्या होना चाहिए, अनामुड़ी। अनामुड़ी क्या है, इसकी हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी आपको बोला है, नीलगिरी हिल, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ है, वो यहीं पे है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय विच इट कैन बी ड्रॉन। ये ड्रोन है जी, ओके। ऐसे ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब मेटल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे इसको हम वायर्स में बदल सकते हैं, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में। मैलिएबिलिटी कौन सी होती है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में जो है इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। उसके बाद बोलता है आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डील्स विद। ये जो प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का और वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन है ये किसके बारे में, किस गवर्नमेंट को जो है ये बताता है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, ये क्या चीज़ है। आर्टिकल 48 जो है, ओके, ये है क्या असलियत में, ओके, है क्या, ये किसके साथ ये डील करता है, क्या चीज़ है ये। आर्टिकल आपको मैं बता देता हूँ। अगर हम आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ेंगे ना आर्टिकल, तो वो आर्टिकल एक कैटेगरी में आते हैं, बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो आर्टिकल 48A(1) है ये भी क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब जो स्टेट पॉलिसी बनाती है उनको डायरेक्ट करता है कि आपको किस तरीके की चीज़ें बनानी है। तो इसमें बताया गया है कि प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है, किसकी करनी है, एनवायरनमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, फॉरेस्ट की। समझ में आया। तो 48 क्या है, एक आर्टिकल DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये जो DPSP है कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है।
आयरलैंड, जो आयरलैंड देश है वहाँ से DPSP के बारे में लिया गया है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज इन। ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कहाँ पे है इंडिया में? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जी दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पे है? असम में है। दिग्बोई कहाँ पे है? असम में है। सबसे पहली रिफाइनरी कब स्टार्ट हुई थी? 1901 में जो है वो रिफाइनरी स्टार्ट हुई थी। इंडिया सबसे ज़्यादा जो तेल है वो किससे मंगवाता है? राइट आंसर इज़ इराक। सेकंड नंबर पे कौन है? US है जी, दूसरे नंबर पे है US। फिर आता है विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किसके साथ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है? आपको मैं यहाँ पे पूरी फुल डिटेल बताता हूँ किस किस के साथ कितनी है। आप इसमें से अपने आप बता दोगे कि सबसे ज़्यादा किसके साथ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ जी बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ है जी 4096 किलोमीटर। उसके बाद आता है जी आपका चाइना। चाइना के साथ है जी 3488 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है जी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ है जी 3310 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है जी आपका नेपाल। नेपाल इसके साथ कितनी है जी 1752 किलोमीटर। उसके बाद आपका आ जाता है जी म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी है जी 1458 किलोमीटर। उसके बाद क्या आ जाता है जी, फिर आ जाता है भूटान। भूटान की कितनी है जी 578 किलोमीटर। उसके बाद क्या आ जाता है जी नेपाल। नेपाल अच्छा बता दिया नेपाल तो मैंने। ओके, एक कौन सा रह गया जी? एक रह गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ कितनी है जी 106 किलोमीटर। तो अब आप खुद देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन है? बांग्लादेश। राइट आंसर क्या रहेगा? डी। सबसे कम कौन है? अफ़गान। सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा कौन है? चाइना। तीसरे नंबर पे आता है जी पाकिस्तान। कई बार ये पूछ लेता है कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी एक लाइन है, उसका नाम बताओ। किस किस के बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है जी? मैकमोहन लाइन। कई बार पूछ लेता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बताओ कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। ये चीज़ें याद रखनी है जी अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कौन सा एरिया जो है वो कवर है? इन चारों में से राइट आंसर इज़ वेस्टर्न घाट। वहाँ पे अभी आपको बताया भी था काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, पीक्स अच्छी हैं, वाइंड को वो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं जिससे वहाँ पे वाटरफॉल बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पे इसी वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। फॉरेस्ट के बारे में अगर आपको फुल डिटेल लेनी है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस वाज रेवतवाड़ी सिस्टम स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रेन। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुए थे। ओके, वो कौन कौन से सिस्टम थे? सबसे पहले सिस्टम था जी ज़मींदारी सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम बोलते हैं जी परमानेंट सिस्टम। फिर दूसरा आता था जी यही रेवतवाड़ी सिस्टम। और फिर तीसरे नंबर का जो सिस्टम था वो क्या था जी? वो था महलवारी सिस्टम। तो ये 3 तरीके के सिस्टम थे, इनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से भी बताने वाला हूँ। पहले आप इसका आंसर देख लीजिए। इन विच प्रोविंस रेवतवाड़ी सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था? राइट आंसर इज़ द मद्रास एंड मुंबई। साथ में इसमें आप क्या लगा लेना, अब ये असम, उस टाइम ये असम रह गया है, असम में भी ये रेवतवाड़ी सिस्टम जो है वो आया था। कब आया था, कौन लेकर के आया था, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, चलिए
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी ज़मींदारी सिस्टम के बारे में। ज़मींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। ये 1793 में स्टार्ट होता है और किसके द्वारा स्टार्ट होता है जी? कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्टार्ट होता है। इसमें क्या था, जो ज़मींदार थे, ज़मींदार क्या था, सपोज ये एक भूमि है जी, ठीक है, एक बड़ा व्यक्ति था, उसको जो है इसका मालिक बना दिया जाता है कि यही इसका मालिक है। अब ये क्या करेगा, ये 2-3 छोटे छोटे ऐसे जो है फार्मर्स को अपनी ज़मीन जो है वो दे देगा। इसका कुछ हिस्सा एक को दे दिया, कुछ हिस्सा एक को दे दिया, कुछ हिस्सा एक को दे दिया। अब इस पे, इन तीनों पे से ये कलेक्ट करेगा टैक्स, और इससे फिर कलेक्ट कौन करेगा जी टैक्स? कंपनी। तो कंपनी ने इनसे कुछ नहीं लेना था, इस कंपनी ने लेना था तो इस ज़मींदार से लेना था। तो ये स्टार्ट हुआ था जी कॉर्नवालिस के टाइम में, ज़मींदारी सिस्टम था। कहाँ कहाँ पे हुआ था ये भी देख लो। ये हुआ था जी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, ये हुए थे जी स्टार्ट इन जगहों पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे जी यहाँ पे रयतवाड़ी सिस्टम। इसको मैं रब करता हूँ जी। अब हम क्या पढ़ेंगे? रयतवाड़ी सिस्टम। ये कौन स्टार्ट करता है जी? 1820 में स्टार्ट होता है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो जो है स्टार्ट करता है, बता दिया है कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। मद्रास, बॉम्बे और असम में जो है ये स्टार्ट हो चुका था। इसमें क्या था, इसमें ये जो ज़मीन थी ना, ये जो ज़मीन थी और ये बड़ा जो व्यक्ति था और ये जो 3 थे, कंपनी ने इसको जो है वो कट कर दिया और इनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लिया। अब ये टैक्स देने वाले थे, इसको जो है वो कंपनी ने ख़त्म कर दिया। तो फार्मर्स जो पीजेंट थे, इनको ही रियल ज़मींदार मानना है। यहीं से डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे इस ज़मीन का। ओके, और फिर जो है इसको ज़मींदार को उसने ख़त्म कर दिया था लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी कि ये कहाँ कहाँ पे हुआ था, है ना, जो ये रयतवाड़ी सिस्टम उसे बता दिया था, ठीक है। अब लास्ट में एक आता है आपका महलवारी सिस्टम। ओके, वो आता है महलवारी। महलवारी सिस्टम में क्या है? महलवारी सिस्टम में एक विलेज या एक से ज़्यादा विलेज को इकट्ठा करके एक महल बोला जाता था। वहाँ से या तो गांव का जो हेड था या फिर कोई एक व्यक्ति को चुना जाता था, वो पूरे के पूरे गांव से, पूरे के पूरे विलेज से वो कलेक्ट करता था जी टैक्स, और वो फिर टैक्स किसको देता था? वो देता था फिर कंपनी को। तो विलेज किसको टैक्स देगा? विलेज टैक्स देगा जी हेडमैन को। हेडमैन जो टैक्स है वो किसको देगा? वो देगा कंपनी को। मतलब दोबारा से एक बीच का बंदा जो है वो आ चुका था। अब महलवारी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ था जी 1833 में। किसके द्वारा हुआ था? विलियम बेंटिक ने जो है इसको स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था जी? विलियम बेंटिक ने इसको स्टार्ट किया था। कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? एक तो ये नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? जैसे कि ये जो अपना ये है, ओके, इस साइड, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आता है आपका। और दूसरा कहाँ कहाँ पे हुआ था? आप इसको बोल सकते हो कि आगरा में, गंगा का जो रीजन है, हाँ भाई, गंगा का जो रीजन है वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। सेंट्रल में स्टार्ट हुआ था, जो सेंटर है हमारा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे, वहाँ पे भी ये जो है वो स्टार्ट हो चुका था। पंजाब जिसको आप बोल सकते हो, पंजाब हरियाणा जो अभी आज है, वहाँ पे ये जो है सिस्टम, महलवारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। 3 सिस्टम थे, आपको बड़े अच्छे से वो समझा दिए हैं। उसके बाद आता है विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम।
अब आपको पता था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग थे उसमें मूवमेंट में, बट एक मूवमेंट आई जिसमें इकट्ठे हुए। ये कौन सी मूवमेंट थी? राइट आंसर इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कब से कब स्टार्ट हुई? ये 1920 से स्टार्ट होती है और चलती है जी 1922 तक ये चलती है। याद रखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी का एक जो है वो प्रतीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट में हुई थी 1942 में। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। और उसके बाद एंटी पार्टीजन मूवमेंट, पार्टीजन किसका हुआ था? बंगाल का हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। किसने कराया था? ये याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया। एक मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी होती है, तो वो कब जरूरत पड़ती है स्पेशल मेजोरिटी की? स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं आर्टिकल से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्रेसिडेंट के बारे में कुछ अलाउंसेस के बारे में करेंगे तो स्पेशल मेजोरिटी पड़ेगी, सैलरी के बारे में करेंगे या नए स्टेट बनाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम आर्टिकल को कुछ फेरबदल करते हैं, और आर्टिकल में भी तब ज़रूरत पड़ेगी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम जो है वो छेड़छाड़ करते हैं तब हमको ज़रूरत पड़ती है जी स्पेशल मेजोरिटी की। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल। ओके, स्पेशल मेजोरिटी होती क्या? स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? 2/3 मेंबर तो आते हैं जी लोकसभा के, प्लस 50% से ज़्यादा जो है वो स्टेट इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास कर देते हैं। वो होती है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब सेंटर का भी जिसमें मेजोरिटी मांगनी पड़े और स्टेट से भी जिसमें मेजोरिटी मांगनी पड़े। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? ये 1930 से लेकर के 1932 तक 3 बार होती है। और इस टाइम की अगर मैं बात करूँ सेकंड टाइम की, तो 2 व्यक्ति थे इंडिया से, एक तो थे गांधी जी और दूसरी थी सरोजिनी नायडू। तो इसमें तो आंसर में सिर्फ एक ही है, सरोजिनी नायडू। गांधी जी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से थे, और अगर मैं बात करता हूँ सरोजिनी नायडू की, तो ये इंडियन वीमेन थी जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। कौन थी जी? इंडियन वीमेन की तरफ से थी ये, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट। एक लिस्ट है, 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और तीसरी होती है जी कॉनकरेंट लिस्ट। इसमें से ये जो चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स listed in the dash list given to the 7th schedule in the Constitution of India. Right answer is the concurrent list. ओके, तो ये इसका राइट आंसर क्या है जी? ये कंकरेंट लिस्ट में। अब आपको इसके इन लिस्टों के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारे पास 3 लिस्टें हैं, यूनियन की, स्टेट की, कंकरेंट की। ठीक है, यूनियन लिस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूनियन लिस्ट में स्टार्टिंग में जब ये आई थी 97 सब्जेक्ट थे, बट अभी बढ़ करके कितने हो चुके हैं? 100। इसमें कुछ सब्जेक्ट को जो है वो ऐड कर दिया। अगर मैं स्टेट लिस्ट की बात करता हूँ तो पहले इसमें जो है 66 सब्जेक्ट थे, बट अभी कितने हैं? 61 सब्जेक्ट हैं इसमें, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में। उसमें क्या हुआ था? 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हटा करके कहाँ पे चले गए थे? कंकरेंट लिस्ट में वो चले गए थे। कौन कौन से थे वो? एक तो था जी एजुकेशन, याद रखना है एजुकेशन किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। उसके बाद आता है जी फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के अंदर ही क्या आएगा? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, तीसरा ये था। चौथा था जी इनका वेट एंड मेजरमेंट,
और पांचवा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट थे जो चेंज हुए थे। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ कंकरेंट लिस्ट का, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया था? ये कंसेप्ट लिया गया था जी ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जो ना तो जो सब्जेक्ट ना तो स्टेट लिस्ट में आते, ना वो सेंट्रल लिस्ट में आते, यूनियन लिस्ट में, वो कंकरेंट लिस्ट में वो चले जाते हैं। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं इस कंकरेंट लिस्ट में जो है वो जिसमें दोनों काम कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, दोनों काम करेंगे इसमें, सेंटर भी काम करेगी और स्टेट भी काम करेगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है द अफेक्ट ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857, जो 1857 का विद्रोह होता है तो क्या हो जाता है उसमें। ओके, इसमें एक से ज़्यादा आंसर रहेंगे आपको देने के लिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से राइट आंसर। एंड ऑफ कंपनी रूल, ये तो बिल्कुल था। इंडियन वर नॉट गिवन जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इन्होंने किया था कि अभी इंडियंस को जो है वो जॉब नहीं देगा एडमिनिस्ट्रेशन में, छोटी जॉब पे ही रखेंगे। बिगम द इंस्पिरेशन फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हाँ इंस्पिरेशन तो ये है कि ये तो पहले ही फ्रीडम स्ट्रगल थी, फ्रीडम स्ट्रगल भी नहीं बोल सकते इसको, कुछ अलग ही था। मतलब सबके एक अपने अपने ज़रूरतें थी 1857 के विद्रोह में, कोई किसी वजह से शामिल हुआ था, कोई किसी वजह से कर रहा था, तो ये नहीं हो सकता। एंड लास्ट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री की बिल्कुल की थी इन्होंने, ये जो हायर पोस्ट पे थे इंडियन उनको हटा दिया था, वहाँ पे वो रखते भी नहीं थे, सिर्फ जो छोटी पोस्टें हैं उन पे ही जो है इंडियंस को वो रखा जाता था। तो ये आपका जो है वो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद फिर इकोनॉमिक लूट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रेशियल जो चीज़ें होती थी कि हम गोरे हैं तुम काले, उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका था। ब्रिटिश जो क्राउन था उसने सारी की सारी सत्ता अपनी जो है वो संभाल ली थी यहाँ पे। एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन है? थर्मो है, केमिकल रिएक्शन है, कंट्रोल है या कंट्रोल है? राइट आंसर इज अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। जो एटॉमिक एक्सप्लोजन होता है ना उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल होता है, एकदम से बहुत जल्दी वो जो है वो फैल जाता है। दिस इज द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या है ये, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या होता है इसके अंदर, कई बार वो पूछ लेता है। ये चीज़ बनी होती है, इसमें जगह होती है कोर, जिसमें क्या पड़ा होता है जी, फ्यूल, जिसमें पड़ा होता है फ्यूल। उसके बाद फिर एक जगह आती है जी कूलेंट। कूलेंट जो ये फ्यूल है ये हीट जनरेट करेगा, तो हीट को ट्रांसफ़र करता है जी, कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, टरबाइन में। कूलेंट वहाँ से लेता है उसको और फिर ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देता है, टरबाइन में उसको ट्रांसफ़र वो कर देता है। ओके, फिर टरबाइन क्या करती हैं, टरबाइन जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं किस में, मैकेनिकल फॉर्म में। और फिर एक आते हैं जी आपके पास, यहाँ पे बताता हूँ मैं, कूलिंग टावर। ये किस में क्या होते हैं, कूलिंग टावर होते हैं। कूलिंग टावर क्या होते हैं, जो एक्सेस हीट है उसको कन्वर्ट नहीं होने देते भाई। अगर एक्सेस हीट जो जो डैमेज कर सकते हैं किसी चीज़ को, उसको ये रोकते हैं। एक होते हैं न्यूट्रॉन मॉडरेटर, न्यूट्रॉन मॉडरेटर। अगर आपको जो है वो अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है तो साइंस की वीडियो मैंने इसके बारे में समझाया हुआ है कि न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या है, चेन रिएक्शन क्या है। ओके, किस तरीके से न्यूट्रॉन अटैक करता है, न्यूक्लियाई टूटता है, आगे फिर दोबारा और न्यूट्रॉन आते हैं वहाँ से, इस तरीके से बड़े अच्छे से जो है वो समझाया हुआ है। इसमें क्या करता है न्यूट्रॉन मॉडरेटर, मतलब मॉडरेट करता है न्यूट्रॉन की स्पीड को, जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड को न्यूट्रॉन इसको मॉडरेटर जो है उनको वो कंट्रोल करता है, ताकि उसको हम जो है वो अच्छे से संभाल सके। अगर हम बॉम्ब में बात करते हैं तो बॉम्ब में ऐसा कुछ नहीं होता है, जहाँ पे ये रिएक्टर होते हैं सिर्फ वहीं पे हम इसको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है जी। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं आगे। दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स एज अ मेंबर ऑफ डैश पार्टी। पार्टी का नाम बताना है आपको, बता दूं ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन एमपी।
और इलेक्शन कब होते हैं? 1892 में इलेक्शन होते हैं। और पार्टी कौन सी थी? वह लिबरल पार्टी थी। ठीक है जी, याद रखना है। हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल जो मुंह से जो हार्मोन जो है वो लिए जाते हैं, कौन से हैं वो? राइट आंसर प्रोजेस्टेरोन। ये किसके लिए यूज़ होते हैं? ये बर्थ कंट्रोल के ही यूज़ होते हैं, मतलब जब बच्चे के बर्थ को कंट्रोल करना है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर वेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेक प्लेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? आयनोस्फीयर। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ अपने एटमॉस्फेयर के बारे में। 4-5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। कहाँ क्या होती है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर किस किलोमीटर तक होती है? 10 किलोमीटर तक ये होती है। 75% जो एयर है इन्हीं 10 किलोमीटर में वो रह जाती है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर जो है ऊपर जाने, जैसे हम ऊपर 10 किलोमीटर की तरफ जाएंगे वो जो है वो हाई होते चले जाएंगे। जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे। उसके बाद ट्रोपो के बाद आता है जी स्ट्रेटो। ओके सॉरी, टेम्परेचर जो है यहाँ पे ये गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेटो में बढ़ेगा, स्ट्रेटो आता है। स्ट्रेटो कितने किलोमीटर तक होता है जी? 50 किलोमीटर तक होता है स्ट्रेटो। स्ट्रेटो 50 किलोमीटर तक होता है। इसमें ही क्या होता है? ओजोन लेयर होती है। और इसमें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा हाइट के साथ। फिर आता है जी मीज़ो। मीज़ो कहाँ तक होगा? लगभग 85 किलोमीटर तक मीज़ो होगा। और इसमें टेम्परेचर दोबारा नीचे घटने लगेगा, टेम्परेचर दोबारा नीचे घटने लगेगा। और ये कोल्डेस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। लगभग -90 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है वो टेम्परेचर चला जाता है। क्या क्या पड़ा? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो। इसके बाद क्या आ जाता है जी? थर्मो। इसके बाद क्या आ जाता है जी? आपका थर्मो आ जाता है। थर्मो, थर्मो में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज और एक्स रेज जो थी उनकी अब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे होती है। और लास्ट में फिर क्या आ जाता है जी? एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर सबसे बाहर का परमोस्ट पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि आयनोस्फीयर कहाँ गया? ये जो आयनोस्फीयर है हमने 2 लेयर्स पढ़ी थी अभी। 2 लेयर्स कौन सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी वो मीज़ो एंड थर्मो। मीज़ो और थर्मो का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे ये मीज़ो है, ये थर्मो है, तो इनका ये जो पार्ट है, कुछ पार्ट मीज़ो का, कुछ पार्ट थर्मो का, ये क्या बनाता है जी? आयनोस्फीयर जो है ये बनाता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन जो है वो सन से आती हैं और वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो नोक कर देती हैं उनकी जगह से, वो बाहर निकल जाते हैं न्यूक्लियस से, या फिर उसके एटम से बाहर आ जाते हैं। न्यूक्लियस से तो बाहर खैर नहीं आएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में तो होते ही नहीं हैं, उसके आसपास घूमते हैं। एटम से बाहर आ जाते हैं। एटम से बाहर, मॉलिक्यूल से बाहर आने के बाद वो जो है वहाँ पे आयंस बन जाते हैं और वहाँ से जो है वो कंडक्टिविटी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत कुछ काम किया है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? स्टार्टेड रेलवे, बिल्कुल किया है जी, रेलवे स्टार्ट किया है। इंडिपेंडेंट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इन्होंने जो है ये स्टार्ट किया था। इंडिपेंडेंट पब्लिक वर्क्स बिल्कुल किया था। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट बिल्कुल किया था। पोस्टल स्टैम्प बिल्कुल। तो सारे के सारे जो है आपको ये सही लगाने हैं, ऑल ऑफ द अबव आर राइट, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ ये गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के, कब से कब तक? 1848 से लेकर के 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया के। इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे भी बैन लगाया, कन्या भ्रूण हत्या पे इन्होंने बैन लगाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज की इन्होंने जो है वो स्टार्टिंग की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ ही खराब किया, कुछ अच्छा भी करके गए हैं, ऐसा नहीं है।
और आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है डलहौजी के नाम से, इन्हीं के नाम से है वो। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू प्लैनेट, दो प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। क्या है? दो प्लैनेट है जैसे ये, इनके बीच में ऐसे जो है एक बेल्ट आपको मिलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। इसमें जो है बहुत से जो है छोटे मेटियोर्स और क्षुद्र ग्रह, जिसको हम छोटे छोटे जो पिंड है, उल्का पिंड है, वो है यहाँ पे बहुत सारे। दो प्लैनेट कौन से? राइट आंसर इज द मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो जुपिटर की है, सबसे बड़ी सैटेलाइट भी जुपिटर की है पूरे सोलर सिस्टम में। नाम क्या है वो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि जुपिटर की सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है। ओके, मार्स की दो सैटेलाइट हैं जी, नाम क्या क्या है? फोबोस एंड डिमोस। लिख देता हूँ मार्स की क्या है? मार्स की फोबोस एंड डिमोस, दो सैटेलाइट हैं मार्स की। ओके, चलिए, एंड उसके बाद जुपिटर की मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीचन इज एन एसोसिएट बिटवीन विच ऑफ द टू? लीचन जो है वो दो चीज़ों के बीच में लिंक का काम कर, किसी दो चीज़ों के बीच में आता है। ये किस किस के बीच में आता है? ये एल्गी फंगस, एल्गी ट्री, फंगस। राइट आंसर इज द एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस के बीच में आता है। ये भी आपको मैं बता दूं, ये क्या करता है? CO2 से कन्वर्ट करता है ये भी ऑक्सीजन में। CO2 को कन्वर्ट किस में करता है? ऑक्सीजन में। फोटोसिंथेसिस का काम करता है ये भी, लीचन भी। ओके, ये याद आपको रखना है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। ओके, अभी तक हमने जो CHSL के प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन अभी ये किए हैं, तो होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अपनी तरफ से जो है 100% दिया है, और ऐसे ही आप जो है वो पढ़ते रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।